नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद आज की बड़ी बहस, क्या कांग्रेस अब अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है? पीएम मोदी ने पटना की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से जो संकेत दिए वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि कांग्रेस की मौजूदा सियासत पर एक सीधा हमला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी सोच वाली पार्टी बन गई है और उसके नेगेटिव राजनीति से कांग्रेस के भीतर ही एक बड़ा धड़ा असहज है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में एक और बड़ी टूट होना तय है। सवाल यह है कि क्या सचमुच कांग्रेस अब विभाजन की कगार पर है? क्या 10 साल पहले 1 दर्जन से अधिक राज्यों में सरकार चला रही थी लेकिन अब 3 राज्यों तक आ गई है? क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है या ये सब बीजेपी की राजनीतिक रणनीति है ताकि विपक्ष को मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर किया जा सके? तमाम सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। देश की राजधानी में बहुमत से जीते और आज बिहार में इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। बिहार में एनडीए की जीत की सुनामी के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इस प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने गमछा लहराकर बिहार की जनता का अभिवादन किया और आभार भी जताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत अनोखे अंदाज में की। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर पहला कटाक्ष किया। उन्होंने कहा बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। पीएम ने कहा आज बिहार में मखाने की खीर बनना पक्का है। पीएम मोदी ने पार्टी को मिल रही लगातार सफलता का जिक्र किया तो वहीं विपक्ष को निशाने पर भी लिया। खासतौर पर कांग्रेस की सिलसिलेवार नाकामियां गिनाई। पीएम ने कहा कई दशकों तक कांग्रेस ने देश पर राज किया लेकिन कांग्रेस पर अब देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस अनेक राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई है। बिहार में 35 साल से सत्ता से बाहर, गुजरात में 30 साल से सत्ता से बेदखल, उत्तर प्रदेश में 40 साल से सरकार में नहीं, पश्चिम बंगाल में 50 साल से सत्ता का स्वाद नहीं चखा। लोकसभा चुनावों में 3 अंकों को नहीं छू पाई। 2024 के आम चुनाव के बाद 6 राज्यों में चुनाव हुए। इन चुनावों में भी 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई। ये 6 चुनाव बीजेपी की बिहार की सीटों के बराबर भी नहीं। जैसा पीएम मोदी कहते हैं, क्या कांग्रेस की हालत का जिम्मेदार उसकी नेगेटिव राजनीति का आधार है, जिसमें प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले, कभी चौकीदार चोर, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, कभी ईवीएम पर सवाल, तो कभी चुनाव आयोग पर हमला, वोट चोरी जैसे आरोप। अनजाने में ही सही, क्या कांग्रेस देश के दुश्मनों को एजेंडा उपलब्ध कराती है? और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है।
जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कांग्रेस के भीतर एक धड़ा पार्टी की नेगेटिव राजनीति से असहज है। कांग्रेस में घोर निराशा और असंतोष पनप रहा है, जो इसके एक और विभाजन का कारण बने। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। उधर बिहार की हार से कांग्रेस में भले ही निराशा का माहौल हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। चुनाव, पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था, जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसमें दाल में काला नजर आता है। आज राहुल गांधी जी जो हैं, आप देख रहे हैं लगातार इतने वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के अलावा एक एक जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको बस्ट करते जा रहे हैं, और साथ साथ क्लियरली प्रूव भी करते जा रहे हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम मैनिपुलेटेड है, इलेक्टोरल प्रोसेस मैनिपुलेटेड है। कांग्रेस के एक और विभाजन के सवाल पर कांग्रेस नेताओं का तिल मिलाना अपनी जगह है, लेकिन आजादी के बाद से कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस कई बार टूटी है। 1948-1950 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का अलग होना, 1969 कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन कांग्रेस O और कांग्रेस R, 1977-78 कांग्रेस में बड़ी टूट कांग्रेस I का जन्म, 1999 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP का गठन, 2011 जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश, 1998 तृणमूल कांग्रेस का गठन। 2013 में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। उस नारे की टाइमलाइन का पीछा करें तो कांग्रेस का ग्राफ साल दर साल गिरता जा रहा है। 2013 में जहां कांग्रेस 14 राज्यों में सरकार चला रही थी, वो 2025 में 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। निश्चित ही कांग्रेस के नेतृत्व, नेता, कार्यकर्ता और संगठन में गहन चिंतन की जरूरत है कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी क्यों सत्ता से दूर होती जा रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस जब जब टूटी फिर से मजबूती के साथ उठ खड़ी हुई है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो मोदी का संदेश है बचेगी कांग्रेस। ये महज एक बयान नहीं हो सकता। यदि उन्होंने ये बात कही है तो इसके पीछे के मायने क्या है? कौन सा ऐसा बड़ा संदेश देने की कोशिश है, या कौन सी ऐसी रणनीति है, या कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से एक बार फिर कांग्रेस के विभाजन की बात और कांग्रेस के बंटने की बात कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही है। देखिए, पहली बार तो नहीं होगा कि कांग्रेस के विभाजन की बात हो रही है तो विभाजन हो जाएगा। पिछले रिकॉर्ड्स को देखें, पुराने इतिहास को देखें तो विभाजन तो कई बार हुआ, लेकिन आज के समय में यदि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसी नाराजगियां हैं, अपनों के बीच में इतनी चीजें हो गई हैं अंदरूनी रूप से कि एक बड़ा विभाजन आने वाले समय में कांग्रेस का फिर से होगा, तो ये कहां जाएगा, किस ओर जाएगा, और क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहने की जरूरत पड़ी है? हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे धनिक लाल।
धनिकलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है और अब से कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शिवानंद जी आज आपसे करूंगी। सबसे पहले मुझे सुन पा रहे हैं जी? शिवानंद जी, पीएम मोदी का संदेश बटेगी कांग्रेस, विभाजन की बात कही है। बात एक महज बयान नहीं हो सकता, इसके पीछे को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। अपनों में जो गुट है, अपनों में जो नाराजगी है, अंदर ही अंदर जो चीजें हो रही हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी ले लीजिए, पुराने इतिहास को भी देख लीजिए, ऐसा उनको लगता है कि एक बार फिर से एक बड़ा विभाजन कांग्रेस में होगा। गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। कांग्रेचुलेशन ज्ञानेश कुमार जी, नया चुनाव आयोग प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता, और संधू जी एंड जोशी जी, तीनों को भी बिहार चुनाव के लिए बहुत बहुत मुबारक। देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से वोट चोर गद्दी चोर, उन्होंने 65 लाख बिहार में वोट वहां कट के जो जिंदा है उनको मृत घोषित किया। लोगों के ऊपर जिस तरह से न्याय व्यवस्था के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया, हम घोर निंदा करना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, चुनाव के एक दिन पहले चुनाव आयोग के सामने ही आचार संहिता लगाने के पहले ही उन्होंने हर माता भगिनी को अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाला, वो भी गवर्नमेंट का पैसा। ये चुनाव आयोग कैसा सहन कर सकते हैं? किस आधार से पैसा दिया? और इसका जांच तो होना चाहिए। दूसरी बात, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के माता भगिनी क्या किया, कर्नाटक के माता भगिनी क्या किया, राजस्थान की क्या किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिर्फ बिहार में 10,000 रुपए, वो भी गवर्नमेंट का पैसा, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। देखिए, इंदिरा गांधी जी का 1984 में हत्या होने के बाद जब चुनाव हुआ राखी जी, उस टाइम कभी भी इतना रेट 10 से 9% कभी भी नहीं था कांग्रेस का। लेकिन आज बीजेपी का इतना अच्छा 10 to 9 वोट, इतना वोटिंग उधर हुआ है। तो इसमें सीधा गो फॉर द क्रेडिट ज्ञानेश्वर गुप्ता जी, चुनाव आयोग को हम देते हैं बधाई। इसका हिसाब तो होगा। नेपाल जैसा इंडिया में होने जा रहे, इसका पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार जी, संधू जी और जोशी जी है। दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम रास्ते पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोगों में जाएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हरियाणा में हत्या किया, महाराष्ट्र में भी हत्या वोट चोरी हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये ठीक नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम किया, बनारस में भी हारे थे, कैमरा बंद करना, चुनाव आयोग को हाथ में लेना, और 2023 में ज्ञानेश कुमार जी या चुनाव आयोग उस टाइम चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी, चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस जी और एलओपी राहुल गांधी जी, जो भी रहते पोस्ट में, उन्होंने चुनाव आयोग को नियुक्त करता है, उनका रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान किया कि चंद्रचूड़ साहब को हटा के उधर अमित शाह जी को लिया, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी, उन्होंने वो जैसे राहुल गांधी जी गए उसने पहले ही उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी का नाम डिक्लेयर कर दिया। ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह जी के अंडर काम किया। ज्ञानेश कुमार जी उनके ऊपर हत्या का भी केसेस है। केरला में 2006 में पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी थे केरला में, उन्होंने एक रोड, बहुत अच्छा रोड बनाया 45 किलोमीटर, और बहुत बढ़िया केरल में बनाने के बाद सब जगह वाह हो रहा वो कॉन्ट्रैक्टर का, उन्होंने उसका बिल अटका के रखा, पैसा कमीशन खाने के लिए उनका इतना तकलीफ दिया। आखिरी वो रोड कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर था वो सुसाइड किया। सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का नाम है। मर्डर केस है, यही ज्ञानेश कुमार। इनके दोनों बेटी IRS हुआ, कैसे हुआ? इनको दोनों दामाद IAS है, कैसा हुआ? इतना बड़े अच्छे पोस्ट पे कैसे बैठ गए? इसका भी जांच होगा। दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार जी का अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी सर जी और कौन बिहार के चुनाव में आउटगोइंग, इनकमिंग, व्हाट्सएप पूरा डाटा हमारे पास आ गया है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम घोर निंदा करना चाहते हैं। युवा युवती को रोजगार नहीं दिए, महंगाई चरम पर है, किसान सुसाइड कर रहे हैं। आज भी GST के नाम पे लोग कितने सुसाइड किया? 11 साल नरेंद्र मोदी जी, 20 साल नीतीश कुमार जी। शिवानंद जी, चलिए मैं सारी बातों को मान लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता आपको कि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक कई स्टेट्स में नहीं है
और यदि बार बार ये ग्राफ गिर रहा है तो हमें समझना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को मंथन करना चाहिए कि कहाँ कमी रह जाती है। सिर्फ एक जगह हम बिहार को लेके पूरा आकलन नहीं कर सकते। जी राखी जी, मैं मानता हूं आपके चैनल स्वदेश इंटरनेशनल या नेशनल चैनल है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं राखी जी। अगर कल नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने आपके चैनल पे एक भी ऐड नहीं देना है, किसी को भी नहीं भेजना है, तो आपका चैनल कैसा चलेगा? कंट्रोल वही कर रहे हैं, अली बाबा चालीस चोर पार्टी कर रहे हैं। कितने चैनल बंद किया? मेरा खुद का भी चैनल है, मैंने इनके वजह से मैं चालू भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने 132 करोड़ को मैंने लेके नोएडा में सेक्टर नंबर 17 में पूरा बिल्डिंग मेरा है, न्यूज चैनल मैंने चालू नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन यूपी चुनाव के पहले मैं न्यूज चैनल चालू कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है, इस तरह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वोट चोर, गद्दी चोर, अभी चुनाव आयोग उनका एजेंट बन गया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये ठीक नहीं है। युवा युवती को मैसेज क्या देते? कल अगर नेपाल जैसा परिस्थिति अगर इंडिया में हो गया, उसका जवाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दीजिए, और पूरी तरह से पूरा सबूत हमारे पास है राखी जी। करे तो करे क्या, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उधर रोड पे उतरेंगे। देखिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी एसआरए के नाम पे वहां से लोगों को पलायन के उधर बोल रहे कि बाहर के बांग्लादेशी है। अरे भाई बांग्लादेश है तो जिम्मेदारी अमित शाह जी का जिम्मेदारी क्या है? तो उन्होंने सिर्फ भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेलना, बेटे को कैसा सेट करना, पैसा कैसा कमाना है। बीजेपी का आज देखिए कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बीजेपी का हर शहर में ऑफिस बना। कांग्रेस 50 साल से कांग्रेस पार्टी एक ऑफिस दिखाई है। इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहे हैं, बड़े मायने में भ्रष्टाचार है, इसका जांच होगा, हम छोड़ेंगे नहीं, पब्लिक में उतरेंगे। और दूसरी बात राखी जी, इन्होंने टारगेट करके जिस तरह से बिहार में कब्जा किया, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का हत्या होने के बाद कांग्रेस का इतना टेरिफ नहीं था, इतना परसेंटेज नहीं था, और मोदी साहब का इतना वोट चोर, गद्दी चोर, मोदी साहब को 1 मिनट भी चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। झूठ पे ठीक है शिवानंद जी, चलिए मैं वापस आऊंगी। अग्नि योजना 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, ठीक है वापस आऊंगी, कई सारे मेहमान हैं। ठीक है, योजना हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही धंधा है, लोगों में डराना धमकाना, वोट चोर गद्दी। जो अमित शाह जी ने, और राखी जी मेरे को 30 सेकंड दीजिए, गुजरात के 10 IAS ऑफिसर बिहार में लेके आया, उधर चुप के अमित शाह जी मोरिया होटल में मेरा भी रूम था, कैमरा उधर का पूरा कागज से ढका हुआ था, अमित शाह जी आके किस किस को मिलते थे, पूरा सबूत हमारे पास है। सिर्फ टाइम आने दो, हिसाब तो होगा। और तो आप जिस तरह से वोट चोर गद्दी चोर कर रहे, हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया, बिहार में किया, और आने वाले दिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में करना जा रहे, हम होने नहीं देंगे। हम कोर्ट में जाएंगे, पब्लिक में उतरेंगे। नेपाल श्रीलंका जैसा माहौल बना है, महंगाई चरम पर है, पब्लिक में सब जानते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। आज देखिए राखी जी, आपका चैनल नेशनल चैनल, इंटरनेशनल चैनल है, चैनल पे बैठ के हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपके चैनल पे हम बहुत सैल्यूट और रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ते का आपने बात सुनी, मेरे को बहुत अच्छा लगा राखी जी। और दूसरी बात, ऐसा कदाई नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, न्यानेश कुमार, इनका हिसाब तो होगा। ठीक है शिवानंद जी, चलिए बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए, मैं वापस आती हूँ। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? नवीन जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी राखी जी आ रही है। हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है। जी राखी जी। हाँ नवीन जी, देखिए आज की चर्चा तो कांग्रेस पर है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं आपसे तो ये पूछ सकती हूँ कि कांग्रेस का बहुत जल्द विभाजन हो जाएगा फिर से एक बार, इस बात के क्या मायने हैं? ऐसी कौन सी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऐसी दिखी जो उन्होंने कही? राखी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम उन जनताओं को जिन लोगों ने जाति बनाम विकास के नाम पे पूरा मत दिया, और एक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, इसमें बहुत बड़ी उनकी भी मेहनत रही। आज आपने कांग्रेस के बड़े अच्छे प्रवक्ता बैठाए हैं, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि खिजानी मिली खंभा नोचे। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछे राहुल गांधी कहाँ है, कहाँ भाग गए राहुल गांधी, चुनाव से पहले चुनाव के बाद? और मुझे नहीं मालूम था, ये लोग तो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे मोरिया होटल में बैठ के। इतनी अच्छी। राखी जी, कांग्रेस की स्थिति यह है कि झूठ का पुलिंदा है ये कांग्रेस, हिंदुस्तान को लूटने वाला कांग्रेस,
एक सांप्रदायिक कांग्रेस, एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस, बेफोर्स का जन्म देने वाला कांग्रेस, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे भ्रष्टाचारी लोगों के कोख से पैदा हुए जो लोग बच गए हैं, उन लोगों ने जो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान को दिखाया है, उसी का परिणाम है ये कि आज अपोजिशन के लायक देश में नहीं है ये। इनकी स्थिति क्या है? आज राहुल गांधी ने बिहार एक इतना पवित्र जगह है और उस वहां आकर के हिंदुओं का छठ पूजा के नाम में अपमान करना इनको इतना महंगा पड़ गया कि आज इनकी इतनी दुर्गति हुई है कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम में झंडा नहीं दिख रहा है इनको। एक मीडिया वाले, एक साधारण मीडिया वाले इनके पास नहीं जा रहे हैं। राखी जी, कांग्रेस का विभाजन, अभी आपने बड़ी अच्छी क्वेश्चन किया है और मोदी जी ने कहा है बहुत ज्यादा बड़ा लंबा समय नहीं है। आप ये देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति होने वाला है। ये दुनिया के कई देशों का एजेंट बनके इस देश के अंदर में जीत सकते, ये देश, अरे इंतजार किसी का परिणाम आपको मिला है, किसी का परिणाम मिला है बिहार में। अरे डॉक्टर साहब, परिणाम रुका है। आज देखिए ना क्या स्थिति है। अरे तो ये शिवानंद जी प्लीज नवीन जी को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए पहला राउंड है, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जिसको आपत्ति आप बोलिएगा। अभी रुकिए प्लीज। राखी जी कहाँ ऐसे प्रवक्ता को बैठा देते हैं, बाचाल प्रवक्ताओं को, जिनको बोलना है दूसरे का सुनना नहीं है। की जरूरत नहीं हमको। ये कहाँ बाचाल प्रवक्ताओं को बैठाते हैं इनको? हमको पता है, इनको पैसा मिलता है डेली के वोटिंग में। ये अभी नोएडा में जमीन खरीद रहे थे, 100 ये नोएडा में जमीन खरीद के मीडिया में चैनल खोल रहे हैं। अरे ये सब कहाँ इन लोगों को बैठाते हैं? गद्दी चोर, जिनकी औकात नहीं है ये चैनल पे बैठ के, जिनकी औकात नहीं हिंदुस्तान के राजनीति में कोई, नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। इनका ये स्थिति है। कहाँ बैठा लेते हैं राखी जी आप लोग इसको? अगर इस ढंग से हो तो हम लोग इन्वाइट मत किया करिए, हमारे प्रवक्ताओं को इन्वाइट मत कर गए। ये देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के अमित शाह जी को, कहा इनको म्यूट करिए, राखी जी इनको म्यूट करिए। शिवानंद जी प्लीज देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, चर्चा मैंने आपसे शुरू करी थी, सब लोगों को एक एक बार बोल लेने दीजिए। उन्होंने इनको म्यूट करिए, तो हम बोलेंगे। एक मिनट नवीन जी, एक सेकंड रुकिए। बिहार में करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। शिवानंद जी आप भी सुनिए। शिवानंद जी पहली बात तो अब इंटरप्ट मत करिएगा प्लीज। मैंने कहा ना, जो भी आपको आपत्ति होगी आप अपने समय पे बोलिएगा, मैं वापस समय दूंगी। दूसरी चीज ये, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ नवीन जी, भले ही वो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे और मेरे चैनल के लिए, मेरे इस 8 बजे के स्पेशल प्रोग्राम के लिए जितने भी पैनलिस्ट होते हैं वो सब सम्मानीय होते हैं। तो कोई भी क्यों बैठ गया, किसी को क्यों बिठा लिया, किसी की औकात नहीं है, किसी के लिए मत बोलिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है कांग्रेस, आप सब हमारे लिए बहुत सम्मानीय। भाषा के मर्यादा को तो रखेंगे। हाँ, इस चीज का बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए, वो कोई भी मर्यादा तो रखे। ठीक है, चलिए मुद्दे पर बात करें। बिहार के हिंदुओं को गाली देना, छठ पूजा में सूर्य देवता का अपमान करना कांग्रेस को महंगा पड़ गया पूरे बिहार के अंदर। एसआईआर हुआ, एसआईआर इतनी ईमानदारी से किया ज्ञानेश जी को और पूरे इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद बिहार की जनता की ओर से। एसआईआर में जो भगोड़े थे, जो बहरूपिये थे, जो बांग्लादेश जैसे देश से आकर के रोहिंग्या बिहार के अंदर प्रवास कर रहे थे, इन तमाम लोगों का नाम काट करके इलेक्शन कमीशन ने बिहार को, संस्कृति को बचाने का काम किया है। हम उन तमाम घुसपैठियों को बिहार से भगाए जो किशनगंज में, कटिहार में, अररिया में, मधुबनी में, सहरसा, सुपौल में बैठे हुए थे। इनकी बड़ी तादाद थी और ये कांग्रेस के समय में था, ये आज से नहीं था। ये इमरजेंसी के बाद में ये षड्यंत्र चलना शुरू हुआ और ये 7-8 जिलों को इन लोगों ने टारगेट किया और उसका फायदा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में हुई। बाद में उनका फायदा लालू प्रसाद यादव जी ने लिया। अब आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ज्ञानेश जी ने जो बढ़िया काम किया है, बिहार की जनता की ओर से धन्यवाद है। रामलला को गाली देना, रामलला के मंदिर को, वही छपरा का आरजेडी का एक बिहार का एक कलाकार है भोजपुरी में, खेसारी लाल, उसने रामलला के मंदिर के बारे में जो अपमानित शब्द कहा, आज उसकी वो स्थिति हो गई कि पूरा सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज में कांग्रेस, आरजेडी, इनके जो अलायंस 3-4 पार्टनर्स हैं, इनकी क्या दुर्गति हुई राखी जी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए बिहार में हमने डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव लड़ा, हमको हर धर्म और संप्रदाय के लोगों ने वोट दिया। मैं आज के किसी चैनल पे बोल रहा था, बिहार के अंदर 50 से 60% मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो सुपौल हो या सहरसा हो या दरभंगा हो या मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर, इन इलाके के अंदर हमारी महिला बहनों ने हमको वोट किया है। नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के ऊपर में देश के गृह मंत्री जी के कार्य को उन्होंने सराहना करके उन्होंने दिया है।
हम बिहार के अंदर कोई जाति पात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम मुस्लिम राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है नवीन जी, हम उस पर नहीं कर रहे हैं। हम धार्मिक आधार पे नहीं, हम बिहार के विकास के नाम पे। धन्यवाद है आदरणीय नितिन गडकरी जी को। नितिन गडकरी जी ने, चाहे वो कोसी का एरिया हो, चाहे वो मिथिलांचल का एरिया हो, चाहे शाहबाद क्षेत्र हो, चाहे वो भोजपुर का एरिया हो, चाहे वो मगध का एरिया हो, जिस दिन से नेशनल हाईवे का NH का उन्होंने जाल बिछाया है, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने PWD का हो, आर्यो ग्रामीण विकास का हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, चाहे इंदिरा आवास का मामला हो, सुलभ शौचालय का मामला हो, जिस विकास को गांव गांव से मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया है, मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया है, आज उसी का कारण है कि मुख्यमंत्री जी के कार्य के कारण आज हमने विकास के नाम पे वोट मांगा है। हमने कोई धार्मिक आधार नहीं बनाया, ना हमने कोई जाति पाति की। और आपने कांग्रेस का पूछा, प्रधानमंत्री जी का, निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो करनी है, कांग्रेस का जो अपना एक सिस्टम काम कर रहा है इनके पार्टी के अंदर, ये इनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस फजलुल्लाह का शिकार हो चुका है, इनके लीडर फजलुल्लाह के शिकार हो चुके हैं, इनके लीडर बिना सत्ता से नहीं रह सकते। इनको छत्तीसगढ़ की सरकार मिली थी, बाघेल साहब ने जो लूट मार किया, आज ईडी और सीबीआई परेशान हो गई उनके लूट से, लाखों करोड़ रुपए की लूट किया, उनके ऑफिस में बैठने वाले लोग जेल में बंद है। नवीन जी चलिए, बघेल जी के लड़के जेल में बंद है। वापस आऊंगी सर। भ्रष्टाचार से पूरी हिंदुस्तान समझ गई है। देखिए, एक तो सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम जो चर्चा आज कर रहे हैं वो एक कांग्रेस के विभाजन पे कर रहे हैं, और कांग्रेस के विभाजन पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी कांग्रेस का एक बार फिर विभाजन होगा। उस बयान के क्या मायने हैं, किस आधार पर ये बात उन्होंने कह दी? विभाजन भी यदि है और आपसी फूट यदि कांग्रेस के अंदर इतनी है, तो उस पर इतनी बेबाकी से यदि वो कह रहे हैं, तो उसका आने वाला समय कैसे? तो मैं चाहती हूं उसी पर हम लोग प्लीज फोकस्ड होकर बात करें। हो गया बिहार का चुनाव, हो गया, अब जो भी मुद्दे वहां के थे सारी चीजें हो गई, रिजल्ट हमारे सामने, तो अब हम उस ट्रैक पर आकर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निशांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। निशांत जी, क्या लगता है अब इस पूरे इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आया, उसके बाद ये जो बयान दिया जा रहा है, मोदी का संदेश बटेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए एक व्यक्तिगत रूप से हो सकता है क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा आप भी हैं, क्या मायने उनके बयान के देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी हो या विपक्ष में बैठी अन्य कोई भी पार्टी हो, हार जीत के अंतर्गत कोई भी कार्य रहे हो, मंथन चाहे वो जीत का हो या हार का, करना अनिवार्य होता है। अपने पार्टी के माध्यम से क्या खामियां रही, क्या खासियत रही, ये समाजवादी, बीजेपी, ये सब चीजों का एक अपना पर्सनल रोल होता है। ये भारत के बहुत बड़े, रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने कहा उनकी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने फूट का जो कहा उसको मैं नहीं मान सकता हूँ। इंडिया गठबंधन के तहत मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता और महाभारत के प्रधानमंत्री के ये शोभनीय शब्द नहीं हो सकते हैं कि विभाजन को हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग कहना चाहेंगे कि मंथन, किस हार क्या कारण रहा है, किस कारणवश भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आकर बिहार जैसे बड़े राज्य में क्यों चुनाव दूसरी पार्टियों को कम वोट मिले, क्या कारण रहा, क्या एजेंडा रहा, वो मैं दूसरे टॉपिक पर अभी बात करूंगा। अभी आपने जो राखी मैम स्वदेश चैनल के माध्यम से कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभाजन को इंडिया गठबंधन शब्द को स्वीकार नहीं करता है, भारत स्वीकार नहीं करता है। रही बात राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियों की, मेरे नवीन मिश्रा जैसे बड़े कई सारे गुरु सामान्य और कांग्रेस के सभी लोग बैठे हुए हैं, स्वदेश चैनल इस बात को जानता भी होगा कि ये सब्जेक्ट तथ्य देकर और संवैधानिक शब्द नहीं है विभाजन जो इन्होंने कहा है। हर रही बात, मैं मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की भी, या सभी लोग मानते होंगे, स्वीकार करते होंगे इस बात को कि वो मंथन इनको करना चाहिए, 100% करना चाहिए, चाहे कांग्रेस की बात हो या अन्य दलों की बात हो। जीत के आए उन्होंने भी मंथन किया होगा कि हम लोग किस आंकड़े के तहत जीते हैं। अगर मैं उस आंकड़े पे आ जाऊं तो आप लोगों, हम लोग कोई घर में नहीं, आप लोगों को चैनल के माध्यम से क्या चीजें पता लगी है। आपने देखा होगा आरजेडी जी को 1.8 करोड़ वोट मिला है, सिर्फ 25 सीटें आई हैं। बीजेपी को मात्र 96 लाख वोट मिला है, 91 सीटें कैसे आई हैं। जेडीयू को 90 लाख वोट मिला है, 83 सीटें आ गई है। अब आप इसकी तुलना किस तरीके से करेंगे, विभाजन शब्द कहेंगे या मंथन कहेंगे, ये तो देश की जनता और चैनल ही बता सकते हैं। लेकिन इसको साफ साफ आप खुद आंकड़ों को देखिए ना कि चैनल के ही आंकड़े हैं, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं जो बताते हैं अपने अपने सूत्रों के अकॉर्डिंग कि आरजेडी को 1 करोड़ 80 लाख वोट मिल रहा है, 25 सीटें मात्र प्राप्त कर रही है वो, ठीक है। 96 लाख वोट बीजेपी को पड़ रहा है तो इस 1 सीट प्राप्त कर रही है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन यूपी, बंगाल जैसे बड़े शहरों के, बड़े राज्यों के अंदर जो चुनाव है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो
आल करके इन्होंने चालू किया है। इस पे इन लोगों ने अपने कार्यकर्ता BLO एजेंटों के साथ लगाए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सतर्कता के आधार पर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्ष में बैठा हुआ दल हो, इस बात पर अगर ध्यान देगा तो आने वाले राज्य के चुनाव में इस तरीके की घटना SRI के वोट काटने की तरीके से शायद ना हो पाए। रही बिहार की बात आप करेंगे तो बिहार की जो जनता के लिए जीत आई है उसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देश के जीते हुए विधायकों से राज्य के कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्या ही हमारे साथी परिचित या सनातन धर्म आप मान लीजिए, क्या ही कम उम्र के लोगों को बनाया गया है, बस उन लोगों के दिमाग में एक ही चीज का एजेंडा ना फिट कर दिया जाए कि धर्म के ऊपर राजनीति करनी है। मैं उन बच्चियों और अन्य साथियों को से कहना चाहता हूं स्वदेश चैनल के माध्यम से कि देश की राजनीति के अंतर चलते हुए एक बिहार जैसे बड़े राज्य को लेकर के आगे चले और पढ़ाई और उसके विकास की तरफ राज्य में चले। इस बिहार को एक पाटिल्य पुत्र कहा जाता है, ये मैंने ऐसा पढ़ा है। पाटिल्य पुत्र में जब यहाँ पे कोई संत गए थे या बड़े चाणक्य गए थे तो उनसे पूछा गया, एक फेमस मैंने चैनल से पढ़ा है ये सब चीजें, कि उसमें ये बताया गया है कि आपने देखा होगा कि इस बिहार को या तो कोई अपना ही डुबोएगा या फिर नदियां डुबोई होंगी। इस चीज का मंथन हारी भी पार्टियों को करना चाहिए और बिल्कुल वो करेंगी भी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन फिर दोबारा से स्वदेश चैनल से दोहराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो विभाजन कहा है ये शब्द को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, पीडीए इंडिया गठबंधन स्वीकार नहीं करता है। रही मंथन, चाहे वो जीत का मंथन हो तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में आकलन नहीं कर रही होगी कि हमने सीट मानी है। अब इसको आप कांग्रेस के लिए विभाजन कह दीजिए, समाजवादी को विभाजन कह दीजिए या लालू प्रसाद जी के परिवार को विभाजन कह दीजिए, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। रही मंथन की, मेरे सभी साथी बैठे हैं प्रवक्ता, स्वदेश चैनल से मैं कहता हूं बिल्कुल इस बात पे मंथन होगा, हार का भी और जीत का भी। ठीक है, धनिक लाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। धनिक लाल जी, आप क्या मानते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के पीछे क्या हो सकता है? देखिए, बटेगी कांग्रेस की बात हो रही है, बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। ये वो विभाजन की बात हो रही है कि जब बिल्कुल ही एकदम बदलाव हो जाता है, बिल्कुल ही टूट फूट हो जाती है। शायद ये कहा जा रहा है, शायद उनके नजरिए में ये था कि अपनों की जो नाराजगी है या अपनों के बीच जो अंदरूनी रूप से कांग्रेस में चल रहा है वो कुछ ऐसा झटका दे सकते हैं कि विभाजन उस तरीके से हो जाए, कुछ बचेगा नहीं। राखी जी, आपने जो कांग्रेस के बंटने वाली बात पर जो आपने आज डिबेट रखा है, तो आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और एनडीए के जो नेता हैं वो 2014 से ही कांग्रेस के बारे में कांग्रेस मुक्त देश बनाना चाहती थी, लेकिन आज आप देखिएगा तो कांग्रेस बीजेपी हो गई है। अरे तो गलत है। अब कांग्रेस में देखिएगा, बीजेपी में देखिएगा तो टोटल कांग्रेस के जो है लीडर है उस पर भरे पड़े। तो आप एक बात जान लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तक कांग्रेस का चर्चा नहीं करेंगे, नेहरू जी का चर्चा नहीं करेंगे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की चर्चा नहीं करेंगे और राहुल जी की चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर उसके पेट में जो भोजन है वो हजम नहीं हो पाता है। और कांग्रेस की बांटने की बात है तो आप जान लीजिए कांग्रेस इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है। इस आजादी में आजाद होने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। और पार्टी में जब चुनाव होता है तो हार और जीत लगा रहता है, लेकिन जो बिहार के इश्यू पर आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, लेकिन आप बिहार के संदर्भ में जानिए कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने SIR के मुद्दा को बड़ी गंभीरता से उठाया और कर्नाटक के एक लोकसभा चुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया। आपको हरियाणा के चुनाव का उन्होंने 25 लाख वोटर का उदाहरण दिया। लेकिन बताइए कि जो एजेंसी है जो देश में लोकतंत्र को मजबूत करती है, चुनाव आयोग, वो संवैधानिक संस्था है, उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो है वह एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ के रूप में इस देश में काम कर रही है। बिहार में चुनाव हुआ, SIR हुआ, चुनाव 1 महीना पहले 2 महीना पहले इसको लादा गया, लोगों को उसमें लगाया गया, झोंका गया और लोग परेशान हुए। आप एक बात जान लीजिए कि देश में जो एग्जिट पोल हुआ बिहार के नतीजों पर, खुद जो देश के गृह मंत्री उन्होंने कहा कि हम 160 सीट जीतेंगे और सीट कितना आ जाती है, 203 सीट आ जाती है। इसकी कल्पना न प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे और न अमित शाह जी किए थे। आखिर कोई तो कारण होगा।
आखिर कारण नहीं है, तो जो इतना बड़ा बेरोजगारी के इस ऊपर, बिहार में पलायन के इस ऊपर, महंगाई के इस ऊपर, भ्रष्टाचार के इस ऊपर, जो पूरे कण कण में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, जिला हो, जहां भी जाइए बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। इस इशू पर बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतरे, और जब रिजल्ट आता है तो वो बिल्कुल हम लोग उसको सुनामी के रूप में दिखाया जाता है। इतना बड़ा विक्ट्री मैंडेट उसको मिलता है 203 का। तो ये अपने आप में देख लीजिए, ये हम तो अब जो जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जनादेश कहीं न कहीं ये हम लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। और हम समझते हैं कि बिहार के लोगों को भी इस बार सोचना चाहिए कि ये जनादेश क्या वाकई बिहार के 14 करोड़ जनता का जनादेश है, या इस जनादेश के साथ कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी की गई है, चाहे एसआईआर के माध्यम से हो, या वोट चोरी के माध्यम से हो, या जो मिशनरी लगा हुआ उनका हो। उसके ये अभी तो कह नहीं सकते, हमारे पास कुछ उसका भी पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन इस विषय पर हम लोग निश्चित रूप से इसको बहुत गहन समीक्षा करके इसको देखेंगे। आप जान लीजिए, कांग्रेस न कभी बटी है, न कभी विभाजन हुआ है। इसमें बड़ा पार्टी है, बड़ा परिवार है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जो है देश की नींव है, और कांग्रेस यहाँ बनी रहेगी। पार्टी है तो आना जाना लगा रहता है। ये प्रधानमंत्री जी का कुछ नहीं, यह एक शिगुफा है, और उसको यही सब बोलने के लिए ही आप देखिए कि चुनाव में जुमला का क्या कहते हैं, मुजरा का, तो गाय चोरा लेगा, मंगलसूत्र चोरा लेगा, भैंस चोरा लेगा, नल खोल लेगा। ये इस पर बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसलिए इस बात का देखिए कोई मतलब नहीं है। बिना कांग्रेस के नाम का जाप किए हुए कहीं वो जा नहीं सकते। चाहे कहीं भी भाषण हो उसमें उस नाम आना है कांग्रेस का, राहुल गांधी का नाम चर्चा करना ही करना है। क्योंकि अगर डर उन्हें है, डर है 29 में, डर है बंगाल का, डर है उत्तर प्रदेश का कि इस चुनाव को हम कैसे लड़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत मान्य नहीं है। कांग्रेस कभी विभाजन नहीं होगा। कांग्रेस में कांग्रेस को लोग सींचने वाले, बनाने वाले, बढ़ाने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं। इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता उसको अपना करना है। भाजपा को अपनी चिंता करना है कि उनको जो देश में जो उन्होंने जो कहा कि हम 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख सबके खाता में डालें। इस सब बात पर चिंता करना चाहिए लोगों को। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? ऐसे नहीं, मैं एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इंटरप्ट कर रही हूं। मात्र 5-10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और ये जो चुनाव हुआ है, पहले तो वोट चोरी करने का काम किया, अब वोट को प्रलोभन देके खरीदने का काम किया। आप जान लीजिए बिहार में चुनाव हो रहा है, और चुनाव से एक दिन हर 2 चरणों में चुनाव हुआ, और चुनाव से पूर्व लोगों के खाता में, महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया। यह कैसा न्याय है? ये कैसा चुनाव है? और चुनाव आयोग मुख्य दृष्ट बन के धृष्टराष्ट्र की तरह उसको देखते रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं, कार्रवाई नहीं, लेकिन जनता के वोट को मैंने प्रलोभन दे करके खरीदने का काम हुआ, या वोट चोरी करके इस देश में राजनीति करना चाहता है, राज्य में राजनीति करना चाहता है। ठीक है धनिकलाल जी, बस सर अब मुझे ठीक है। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी अनम्यूट करिए सर, आवाज नहीं आ रही है। राखिए जब छुट्टी लें। सुनील जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक बार फिर से आपको कनेक्ट करते हैं, तब तक मैं इंदुकान जी से बात करूंगी। इंदुकान जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ राखी जी। इंदुकान जी 10 साल से कांग्रेस का लगातार ये जो ग्राफ गिर रहा है, हम कह रहे हैं हम कांग्रेस के ग्राफ पर नहीं जाते, लेकिन इस पूरे नतीजों के बाद, रिजल्ट के बाद, यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ ना कह के सिर्फ ये कह दें कि कांग्रेस का अब विभाजन होगा, फिर ये लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही प्लानिंग थी, कांग्रेस मुक्त भारत चाहते ही हैं, ये देश चाहते ही हैं। असल में उनके बयान के क्या मायने हैं? यदि कह रहे हैं तो क्या नतीजों के आधार पर ये बात की जा रही है, या किसी और आधार पर ये बात की जा रही है? बयानों को सिर्फ बयान जैसा लिया जाए, या वाकई इसके पीछे कुछ है? नमस्कार राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? पैनलिस्ट है उनको भी मेरा नमस्कार। इंदुकान जी एक सेकंड। हाँ धनिकलाल जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं हम ये कह रहे थे आपको। अच्छा सुनील जी कह रहे हैं। हाँ सुनील जी मैं सुन पा रही हूँ। एक सेकंड इंदुकान जी अपनी बात रखें, फिर मैं आती हूँ जल्दी से। हाँ इंदुकान जी बोलिए। हमारे जितने को पैनलिस्ट है उनका भी नमस्कार।
देखिए, इसके सीधे पहले बयान पे आते हैं प्रधानमंत्री के। इसके दो मायने हैं। जो परिस्थितियां हैं, जो चीजें दिख रही हैं, नजर आ रही हैं, जिस तरह का रिजल्ट लेके कांग्रेस लगातार जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी काम कर रही है, जिस तरह से वो लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं राज्यों में, केंद्र में, उसमें एक सामान्य असेसमेंट भी कोई कर सकता है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई है। और एक समय तो आपको याद है कि लगभग 5 वर्ष पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने नारा दे दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। तो जब उन्होंने नारा दे दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस में इतनी खलबली मच गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। और स्थितियां ऐसी आ गई कि एक समय में पूरे देश में सिर्फ 2 राज्य में उनकी सरकार बची। फिर उन्होंने रिगेन करना शुरू किया कुछ जगहों पे, जैसे कर्नाटक में सरकार बन गई, हिमाचल में बन गया, फिर तेलंगाना में हो गया। अदरवाइज तो जो उन्होंने लक्ष्य रखा था, सेट किया था टारगेट अपनी पार्टी के लिए कि इस देश में कांग्रेस की सरकार सब जगह से खत्म कर देनी है, उस पर लगभग वो 90% अचीव कर चुके थे। अब ये बयान क्यों दिया गया इस मौके पर? देखिए, अगर आप देखेंगे चुनाव परिणाम, जब से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कथित या अकथित रूप से कांग्रेस 2014 से चुनाव लड़ रही है, तो मैं देख रहा था एक एनालिसिस कि कुल मिला के 95 इलेक्शंस कांग्रेस लूज की, 95 इलेक्शन। और जो जीता है उन्होंने राज्यों में और केंद्र को मिला करके, वो चंद इलेक्शन से, मुश्किल से 10 के आसपास इलेक्शन से, जो स्वतंत्र रूप से किसी राज्य में उन्होंने जीता है। केंद्र में तो उन्होंने जीता नहीं 2014 से। तो इसमें एक जनरल असेसमेंट राखी जी बनता है कि पार्टी का जब नेतृत्व इस तरह से निष्प्रभावी हो जाए, चाहे स्ट्रेटेजिक कारणों से, चाहे लीडरशिप क्वालिटी के कारण, या अपनी पॉलिसीज के कारण, अपने विजन के कारण, तो पार्टी में खलबली मचती है। और कथित या अकथित रूप से आपको याद होगा जब ग्रुप ऑफ 23 अलग हुआ था, जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, आनंद शर्मा जी थे और तमाम लोग थे, फिर कुछ रिप्रेसमेंट हुआ, कुछ लोग आए गए, लेकिन एक बड़े तौर पर एक असंतोष पार्टी में देखा गया था। उस ढंग का ही एक असंतोष पार्टी के कुछ धड़ों में, हम लोगों को भी धड़ों में सुनने को मिल रहा है। कई लीडर्स, टॉप लीडर्स, सेकंड रैंक लीडर्स, थर्ड रैंक लीडर्स, इवन कॉमन कार्यकर्ताओं में भी ये चर्चा कई जगहों पर, कई स्तरों पर चल रही है कि भाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो कैसे लीडरशिप को बदला जाए। क्योंकि कांग्रेस में ये तय है कि नेहरू गांधी फैमिली का ही कोई लीड करेगा, तो बहुत से लोगों में ये निराशा का भाव भी आता है कि भाई राहुल गांधी जी को तो बदलना असंभव है। तो कई लोग फिर ये भी कहते सुनते हैं कांग्रेस के, आपने भी सुना होगा कि भाई ये नेतृत्व दे दिया जाए माननीय प्रियंका गांधी को, अगर पार्टी को ही रखना है, क्योंकि उनके पास एक ग्लैमर, एक आकर्षण, उनके स्पीच में भी कई लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लुक में भी लोग कहते हैं कि राजीव गांधी का लुक है, इंदिरा जी का भी लुक है, कुछ उस ढंग का उन्होंने अपने मेकओवर किया भी है। तो लेकिन इसके लिए भी लोग तैयार नहीं हैं। इसके चलते एक बड़ा धड़ा कांग्रेस में छोटे और बड़े स्तर पे लगातार चर्चा कर रहा है कि इसका क्या उपाय है। अब क्या कोई पुष्ट खबर है प्रधानमंत्री के पास? क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है, और ऐसी हवा जब चलती है तो प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर कोई ऐसा बयान दिया जाता है तो उसको एक बल मिल जाता है, और उसको अगर मान लीजिए कि संशय की स्थिति हो तो वो चर्चा ऊपर आ जाती है और लीडरशिप पे सवाल उठने लगते हैं। ये एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। और विभाजन तो कांग्रेस में होते रहे, बिल्कुल कहते हैं ना कि पूरी तरह से बीचों बीच से भी विभाजन हुए हैं। आपको याद होगा देवराज अरस, कांग्रेस यू बना, फिर कांग्रेस आई, अदरवाइज तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फिर उसके बाद किस तरह से नारायण दत्त तिवारी, शरद पवार गए। तो विभाजन तो कांग्रेस में एक प्रक्रिया के तौर पे होता रहा है, और अब ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसको शायद प्रधानमंत्री ने भांप कर उसको और बल देने का और हवा देने का काम किया है। और एक अंतिम बात जो हमारे निशांत जी कह रहे थे, उन्होंने जो विश्लेषण किए उस पे हमें थोड़ा सा हमारा मतांतर है, और हमें आश्चर्य है कि वो ऐसा कैसे विश्लेषण कर सकते हैं कि इतने वोट उनको मिले, इतने वोट उनको मिले, इतनी सीट कैसे मिली।
जब सामने आरजेडी ने 143 सीट लड़ी तो उनका नेचुरली वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। बीजेपी ने 101 सीट लड़ी, जेडीयू ने 101 सीट लड़ी। अब उनको एक तुलना कर लेनी चाहिए थी कांग्रेस के टोटल वोट की और एआईएमआईएम की वोट की। एआईएमआईएम ने कुल केवल मुट्ठी भर सीटें लड़ी, करीब 20-25 के आसपास, वो भी सीमांचल में। तो उनका वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, और उन्होंने 5 सीटें जीत ली, और कांग्रेस ने 8.7% वोट लेकर के 6 सीटें जीती। तो अब ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें बड़ी इमेच्योर सी बातें हैं। इस ढंग का स्टेटिस्टिकल एनालिसिस उचित नहीं लगता है हमें एक नेशनल चैनल पे। ठीक है, ठीक है। सुनील जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, बयानों के क्या मायने आप देखते हैं, ओवरऑल एक प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए राखी जी, कल मैं एक नेशनल चैनल पर बैठा हुआ था, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं, बड़ा हतोत्साहित मन से हमसे कहा कि भाई साहब कब तक मैं इंतजार करूं, लग रहा है कि अब हमको भी कांग्रेस से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ऐसी परिस्थितियां चल रही कि बिहार के चुनाव से, मैं जाना नहीं चाह रहा था लेकिन चूंकि मुद्दा वहां से जुड़ा हुआ है राखी जी, बिहार के चुनाव के बाद से जो हतोत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी का बयान कहीं कहीं मुझे सत्य नजर आता है। मैंने तो 1 दर्जन डिबेटों में कहा होगा कि एनडीए एक सरकार बनेगी। एक बार कांग्रेस से एक प्रवक्ता मेरे साथ अशोभनीय व्यवहार भी किए, मीडिया भी की है, आप ऐसे हैं, मैंने कहा देख लीजिए चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सबसे सम्मान देना चाहिए राहुल जी को। अगर राहुल जी नहीं होते तो आप बिहार में ना आते, इसलिए कि जो उन्होंने बयान दिए हैं, हर बयान में उनका देखता हूं, अभी हमारे मित्र नाराज हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले हमारे आदरणीय राहुल जी ही हैं। जिस दिन राहुल जी अपनी चुप्पी साध लें, भाजपा हार जाए। अगर मैं मुद्दे की नाम रखी जी 2 मिनट हमको दे दीजिएगा, जो मैंने चिंतन और मंथन किया, मैंने इसीलिए हर चैनल में कहा है कि एनडीए सरकार बन रही है। देखिए राहुल जी जिन जी बात कर रहे हैं, और अभी हमारे एक मित्र बैठे थे वो आह्वान कर रहे हैं नेपाल का। इस देश के युवा देख रहे हैं कि ये विभाजनकारी नीति पर कांग्रेस जा रही है, इनके साथ कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। हम भारत के लोग सच्चे हैं, निष्ठावान हैं, जेनजी नहीं हैं जो ये पाकिस्तान और नेपाल समझ रहे हैं, बांग्लादेश समझ रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। आप जेनजी उतार देखिए तो, अरे सोचो ना कि जेनजी का आह्वान किया, आपने बिहार चला गया आपके हाथ से, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है। दूसरी बात कि जैसे ही बिहार में चुनाव आता है, छठ माता का सबसे बड़ा पर्व है वहां, लेकिन इनको तो सनातन के नाम से नफरत बदबू आती है राखी जी, वही खनाजा ही भोगते हैं। छठ माता के पर्व पर जहां बिहार की माताएं बहनें आसक्ति मानती, पूजा करती हैं, आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। वक्फ बिल बोर्ड वापस बिल लेके हम आएंगे अगर नई सरकार आएगी। अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसे मुद्दे आप सुन लीजिए मेरी बात मेरे भाई। मैं बोलिए बोलिए सुनील जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, मैं भी समय की सीमा है, जल्दी जल्दी से बोलिए। जनता आपको मानती कि नहीं मानती, सवाल इस बात का है मेरे मित्र, बिहार में आपने हाल देख लिया है। और आपके प्रवक्ता ने कहा था नेशनल चैनल पर कि आप बहुत बड़े पत्रकार हो, हमने कहा 5 दुकान खोल के पीसीसी कार्यालय बैठ जाऊंगा अगर आप बिहार जीत जाते हैं। क्योंकि हम लोग अनुमान लगाते हैं और जनता की लहर देखते हैं जो आदरणीय राहुल जी समझ नहीं पाते हैं। और चोर शब्द में राखी जी मानता हूं कि भाजपा के लिए एकदम गुड है। चौकीदार चोर सेंट्रल भाजपा आ गई, और चोर गद्दी चोर बिहार चला गया यहां से। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अपनी गंभीरता को रखिए और उन मुद्दों को लेके आइए जो जनता समझे। लेकिन आप ऐसे मुद्दे लेके आएंगे, सनातनियों के झींगुर मलेरिया कहेंगे। अरे ये समझिए कि इस देश में हर धर्म हर जात के लोग हैं, सबका सम्मान करना सीखिए। विभाजनकारी नीति से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और मिश्रा जी को तो हाथ जोड़ निवेदन करना चाहिए, राहुल जी हाथ में कांग्रेस की डोर रहे, भाजपा हमेशा फलती फूलती रहेगी। यही सोच करके जो मैं कह रहा हूं, मैं पत्रकार हूं राखी जी, हम लोग सबसे संबंध है। कांग्रेस में भी ये बात अंदर अंदर उठ रही है कि जब से राहुल जी के नेतृत्व में सरकार आई है, उसके बाद से कांग्रेस का क्या हाल हो गया। आपने किया, मैं नहीं मानता हूं, आप आरटीआई लेके आए, फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए, लेकिन राहुल जी ने नहीं किया। ये नेतृत्व सोनिया जी के हाथ में रहा, इंदिरा जी के हाथ में रहा, स्वर्गीय राजू जी के हाथ में रहा। लेकिन जब से आदरणीय सम्मानित राहुल जी के हाथ में कांग्रेस आई है, उनके दिग्गज नेता छोड़ चले गए। और हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो सब मौज से रह रहे हैं। अरे भाई, आपके कर्णधार अगर दूसरे घर में जाकर रह रहे हैं तो उस मकान मालिक को शर्म आनी चाहिए कि मेरा किराएदार कहीं और फल फूल रहा।
रोकिए उसको आप। मेरी बात को आप बुरा मत लीजिएगा। सारे किराएदार को ईडी का भय दिखा करके, सीबीआई का भय दिखा करके आप ले जा रहे हैं अपने पास। जांच आज जो करा ले, मैं बैठा हूँ टीवी पे कह रहा हूँ, चाहे योगी जी मेरी जांच करा, चाहे नरेंद्र मोदी जांच करा ले। जब मेरा पत्ता साफ है तो हमको किसी डर नहीं। मेरे भाई लोग विपक्ष में लग रहा है, क्यों आपने ऐसा किया? अगर नहीं लूटा ईडी सीबीआई आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सबके साथ न्याय करता है। अगर आप बंद कर दिए, क्या सबूत मिला? आप मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि आप जनता का मूड समझने प्रयास कीजिए। जनजी का आह्वान बंद कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, जो मेरे साथ मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहनें बैठती हैं, वो आपकी भावनाओं को समझ रही है कि भारत को किस ओर ले जाना आप चाह रहे हो। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, महंगाई है, इस मुद्दा को उठाना पड़ेगा। युवाओं को रोजगार समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं 10-10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी, बात को बीच में मुझे रोकना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। हाँ शिवानंद जी बोलिए, अनम्यूट करिए। जैसे कि हाँ ठीक है, अभी बोलिए। अनम्यूट। देखिए, ये मिश्रा जी और त्रिपाठी यहाँ चैनल पे बैठ के कांग्रेस के लिए सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत। पहला आपका देखिए, सिर्फ नहीं, आपका फॉलोअर कांग्रेस का नाम नहीं लेगा शिवानंद जी, तीनों का पेट में पचेगा नहीं, उसी से लोग और बीजेपी का एजेंट बन के आप बैठे, तो आपको सुनील जी शुभकामनाएं। त्रिपाठी जी, आप गली में वार्ड नहीं, आप अगर वार्ड में आपको खड़ा किया ना, डिपॉजिट जब्त होगा। और मिश्रा जो है, मिश्रा को 1,000 भी फॉलोअर नहीं है। और मिश्रा जी, नवीन मिश्रा हमारे नितिन गडकरी जी का पैर छू रहे हैं। मिश्रा जी, आपका क्या औकात है, हमको सब पता है। और दूसरी बात, राखी जी सुधर जाइए। युति के बारे में, रोजगार अभी भी सुधर जाइए। के डेवलपमेंट, रोजगार जब तक कांग्रेस के रहेंगे तब तक का सरकार में रहे, जब तक आप जैसे प्रचार प्रवक्ता रहेंगे कांग्रेस का यही हाल होगा। आरजेडी और कांग्रेस को अपनी वजूद समझनी चाहिए। मिश्रा जी, आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या समझनी चाहिए। मिश्रा जी देखिए, मिश्रा जी देखिए, बता देगा डॉक्टर शिवानंद, नितिन गडकरी का पैर, अरे मेरे गार्जियन है, बिल्कुल मेरे गुरु क्या है। हो गया शिवानंद जी, क्या मेरे गुरु है, मेरे गुरु है वो। मुझे ऐसा लगता है ये कोई विषय नहीं है कि कौन किसके पैर छू रहा है। देखिए, उनका दल, उनकी राजनीति, उनके उनके सम्मानीय, इन सब चीजों पे हम क्यों बात कर रहे हैं? मेरे गुरु है वो। बिल्कुल, अरे जब तक आप जैसे प्रवक्ता रहेंगे, डॉक्टर सुनील जी ने ठीक कहा है, सुनील जी ने यही कहा है कि जब तक राहुल गांधी और प्रियंका जैसे लोग रहेंगे, भाजपा को चिंता नहीं है। समझे? नरेंद्र मोदी जी का औकात है क्या? मोदी जी कंगना रनौत को संभालिए, मानसी को संभालिए, सुब्रमण्यम स्वामी। अभी थोड़ी देर पहले शिवानंद जी, मैं नवीन जी को समझा रही थी कि किसकी क्या औकात है, मत जाइए। अब आप मोदी जी की औकात पे चले गए। मतलब पता नहीं किस लेवल की बात करते हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है हम क्या बात कर रहे हैं, क्या सुझाव आ सकता है, उस पर ना जाके उल जुलूल बोलना। सोनिया गांधी एक नाचने वाली थी, सोनिया गांधी नाचने वाली थी। आप भी शुरू हो गए। चलिए 1 मिनट, मेरे अपने कार्यक्रम की गरिमा है। मैं यहाँ किसी को नाचने वाली, किसी की औकात डिस्कशन करने नहीं बैठी हूँ। यदि कोई स्पेशलिस्ट हैं, यदि वो कह रहे हैं कि ये मंथन कर लेना चाहिए कांग्रेस को, या ये मंथन बीजेपी को कर लेना चाहिए, तो एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? नतीजे तो आ चुके हैं ना, उसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? आप मंथन करके देखिए ना। हो रहा आपके में नवीन जी बहुत पुअर बात कर रहे हैं, गलत बात है। इसकी बात को आप कंडेम करिए। आप राकेश इसके नवीन जी के बाद को कंडेम करिए। तो धनिकलाल जी और यहाँ बैठ के क्या हो रहा है? क्या करूं मैं? चर्चा को खत्म कर दूं, अपने प्रोग्राम को खत्म कर दूं? क्या छोटे से बच्चे हैं, आपको नहीं पता सोनिया गांधी का सम्मान करना चाहिए? क्या बीजेपी को नहीं पता? तो क्या कांग्रेस को नहीं पता कि आप किसकी औकात की बात कर रहे हैं? तो सोचना चाहिए खुद को बोलने से पहले। और इस तरह की राजनीति करेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ये अच्छा मैसेज नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है। कांग्रेस की अंतिम सोच चल रही है। जब तक कि डॉक्टर शिवानंद जैसे प्रवक्ता रहेंगे, कांग्रेस का यही दुर्गति होगा।
ठीक है, चलिए सर, बस इससे पहले आप किसी और महिला का या किसी और दिग्गज का या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी महिला या पुरुष का अपमान करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज, मेरे लिए सब सम्मानीय, चाहे बीजेपी के दिग्गज हो, चाहे कांग्रेस के दिग्गज हो, चाहे आप सब लोग हो, ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। चलिए, समय हो गया, चलिए रोको इस चर्चा को। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस में विभाजन होगा या नहीं होगा, मोदी का संदेश जरूर आया है, बटेगी कांग्रेस, लेकिन चर्चा जो है इतनी ज्यादा ऐसे चले जाती है कि फिर ये भूल जाते हैं अपनी मर्यादाओं को कि किसके के लिए क्या टिप्पणी कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी स्टेट्स में इलेक्शन है, क्या कांग्रेस उभर पाएगी, क्या कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, ये कांग्रेस का मंथन है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये बातों को कहा है, समझना पड़ेगा कि कोई तो बात है, तभी उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है। क्या होगा आगे, वो देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।